हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंत के बारे में हम लोग बात करते हैं। आंत के बारे में अगर बात करते हैं तो आंत जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत की लगभग 22 फीट यानी कि 7.62 मीटर, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 5 फीट, इसको 1.5 मीटर के आसपास बोल सकते हैं। अब इसका बात करिएगा तो छोटी आंत का बात करिएगा तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है फिगर में हम लोग देख लेते हैं। छोटी आंत का बात करिएगा तो देखिए ये जो है हम लोग का स्टोमेच है। स्टोमेच यानी कि आमाशय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत, इसका भी 3 भाग है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इसका 3 भाग है। उसके बाद फिर इसके बाद जो होता है बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है, बड़ी आंत का डायमीटर छोटी आंत से ज़्यादा होता है। इसको छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है बड़ी आंत के तुलना में छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जबकि लंबाई में अगर बात करिएगा तो छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए छोटी आंत का जो लंबाई होता है लगभग 20 फीट होता है, जबकि बड़ी आंत का लंबाई जो होता है मात्र 5 फीट ही होता है। फिर भी हम लोग इसको छोटी आंत बोलते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है बड़ी आंत का वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसके तुलना में, छोटी आंत के तुलना में। तब चलिए इसको देख लिया हम लोग। अब बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का बात करिएगा तो भोजन जो होता है स्टोमेच के बाद छोटी आंत में ही जाता है, और इसके बाद लगभग पाचन का जो भी क्रिया होता है सब छोटी आंत में ही होता है। और यहीं पर इसका भोजन का क्या होता है? अवशोषण भी होता है और निम्नीकरण भी होता है। तो इस देखिए हम लोग का पहला पॉइंट ही हो जाएगा, यह हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भोजन का पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण एवं निम्नीकरण भी होता है। यहाँ पर अवशोषण भी होता है और निम्नीकरण भी होता है। और इसको 3 भागों में बांटा गया। जब हम बताएं इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रहणी, और उसके बाद है अग्र क्षुद्रांत जिसको हम लोग जेजुनम बोलते हैं, और एक तो है क्षुद्रांत जिसको हम लोग जेजुनम बोलते हैं। अब बात करते हैं ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम का बात करिएगा तो ये क्या करता है? ड्यूडेनम का काम है, देखिए ड्यूडेनम काम है ड्यूडेनम आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। ये दोनों जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एक भाल्व लगा हुआ आता है, स्टोमेच और ड्यूडेनम के बीच में एक भाल्व लगा होता है। और यहाँ जो बात करिएगा जब ओसोफेगस, इसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ आता है। तो इसको समझिए, यहाँ जो होता है स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर जो होता है स्फिंक्टर होता है, यहाँ जो होता है भाल्व होता है। तो आप समझिए पहले भाल्व और स्फिंक्टर में अंतर क्या है। तो भाल्व जो होता है ये सिर्फ 1 डायरेक्शन फॉलो करता है। इसमें मतलब कि एक ही डायरेक्शन से जा सकता है फूड, मतलब इधर से गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। इसमें फ्लो जो होता है भाल्व के थ्रू वो क्या होता है? 1 डायरेक्शन होता है, जबकि स्फिंक्टर में जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इससे मतलब अगर फूड अगर स्टोमेच में आया तो स्टोमेच से बाहर भी जा सकता है। जैसे हम लोग वोमिटिंग वगैरह करते हैं तो वोमिटिंग करते हैं उस समय फूड हम लोग का स्टोमेच तक ही जाता है, स्टोमेच से बाहर हम लोग वोमिटिंग कर सकते हैं। जबकि अगर यहाँ से फूड स्टोमेच से होकर के फूड अगर चला आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आया जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, अगर फूड यहाँ प्रवेश कर गया भाल्व से होकर के छोटी आंत में चल गया तो यहाँ से फिर कभी रिटर्न फूड वापस नहीं जा सकता है। तो यही होता है भाल्व और स्फिंक्टर में डिफरेंस। तो यहाँ पर जो होता है भाल्व लगा हुआ होता है। उसके बाद आता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या होता है बता दिए। अब देखिए और अगला पॉइंट देखते हैं इसका।
इसकी कुल लंबाई जो होती है 10 इंच होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई? सबसे पहले तो टोटल छोटे आंत की जो लंबाई हम लोग बात किए थे 22 फीट, उसमें ड्यूडेनम का कितना लंबाई है? 10 इंच है। और उसके बाद देखें यहीं पर आकर लीवर एवं अग्नाशय, जो लीवर था, लीवर का जो अभी पित्तरस वगैरह होता है, अग्नाशय का जो हो गया, पैंक्रियाज का भी जो भी रस हो गया, हार्मोन हो गया, वो सब आकर के कहाँ मिलता है? ड्यूडेनम में ही आकर के मिलता है। कहाँ मिलता है? ड्यूडेनम में ही आकर के विभिन्न प्रकार का रस आकर भोजन में मिलता है। उसके बाद इससे आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं छोटी आंत के दूसरा हिस्सा के बारे में। तो दूसरा हिस्सा कौन था? ड्यूडेनम का बात था जेजुनम। कौन था? जेजुनम। तो जेजुनम का बात करिएगा तो जेजुनम जो होता है ये छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है। कौन होता है? ये छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है और इसका कुल लंबाई जो होता है 2.8 मीटर, लगभग 8 फीट का होता है। कितना होता है जेजुनम का कुल लंबाई? 2.8 मीटर, यानी कि 2.8 मीटर होता है, जो कि 8 फीट के बराबर होता है लगभग। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होता है इसके जस्ट बाद होता है जेजुनम के बाद, डेडुनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। तीसरा हिस्सा क्या होता है? छोटी आंत का तीसरा हिस्सा जो होता है वो इलियम होता है। और ये जो होता है इलियम जो होता है छोटी आंत का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, मतलब डेडुनम, जेजुनम, इससे भी बड़ा होता है कौन? इलियम। इलियम का जो लंबाई होता है लगभग टोटल 3.5 मीटर, लगभग कितना होता है? 3.5 मीटर। ये जो होता है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। अब देखिए ये हो गया तीनों का लंबाई के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं, देखिए जो दो लास्ट वाला दो हिस्सा है जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम का बात करिएगा तो इसका जो अंदर वाला सरफेस होता है उसके सरफेस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अंगुली नुमा संरचना बोलते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का देखिएगा, अंगुली नुमा संरचना होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है? इससे होता है कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ अगर सिंपल स्ट्रक्चर रहता, प्लेन रहता, इस टाइप का रहता, तो इसमें क्या होता है? इसमें सरफेस एरिया कम है, किसके तुलना में? इसके तुलना में। तो इससे क्या होता है? फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो सरफेस एरिया होता है जेजुनम और इलियम का, वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बढ़ जाने से क्या होता है? यहाँ से अधिक भोजन का मतलब कि अवशोषण होता है और पाचन होता है, समझे? तो इसका फ़ायदा क्या है? फिंगर नुमा स्ट्रक्चर से अधिक भोजन का अवशोषण कर सके। देखिए जेजुनम एवं इलियम में अंगुली नुमा संरचना वाली कोशिका पाई जाती है, इसको हम लोग माइक्रोविलाई भी बोलते हैं। इसी संरचना को क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं, माइक्रोविलाई सेल कहा जाता है। और इस कोशिका के द्वारा भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। इसी के द्वारा जो मतलब भोजन में जो भी पोषक पदार्थ होगा उसको ये क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा और कहाँ मिला देगा? रक्त में, यानी कि ब्लड में मिला देगा। तो ये था छोटी आंत के बारे में कुछ। अब देखिए छोटी आंत में जो होता है पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। छोटी आंत के बाद पाचन नहीं होता है। छोटी आंत के बाद जो फूट जाता है वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। उसके बाद पाचन नहीं होता। थोड़ा बहुत जो होता है बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वाटर का अवशोषण होता है। उसके बाद जो भी होता है वो सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब जो भी पाचन होता है वो कहाँ तक होता है? छोटी आंत में। संपूर्ण पाचन क्रिया जो है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाएगी और अवशोषण का भी क्रिया छोटी आंत में समाप्त हो जाएगी। अब देखिए अब हम लोग डिटेल में देखेंगे छोटी आंत में कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। तो छोटी आंत में बात करिएगा तो छोटी आंत में तो हम लोग का हेडिंग है छोटी आंत में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए छोटी आंत में भोजन के आते हैं, जैसे ही मतलब कि छोटी आंत में भोजन आता है तो इसमें 3 प्रकार का रस मिला दिया जाता है। पहला रस मिलाया जाता है पित्त रस। पित्त रस जो कि कहाँ से आता है? लीवर से आता है। लीवर से आता है, लीवर से जैसे लीवर सीक्रेट करता है पित्त रस को और कहाँ स्टोर करता है? गला ब्लैडर में। गला ब्लैडर से होकर के फिर आता है यहाँ छोटी आंत में। एक पित्त रस हो गया, दूसरा हो गया अग्नाशय रस। अग्नाशय रस यानी कि पैंक्रियाज जूस जो होता है, और तीसरा है आंत्र रस। आंत्र रस ये छोटी आंत का खुद का रस होता है। तो कौन कौन रस हो गया? एक पित्त रस हो गया, एक अग्नाशय रस हो गया और एक तीसरा क्या हो गया? आंत्र रस हो गया। ये तीनों मिला दिया जाता है खाना में, समझे? अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में पित्त रस। पित्त रस का बात करिएगा
तो पित्त रस जो होता है, पित्त रस लीवर द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर के द्वारा स्रावित होता है, जो कि पित्ताशय में, जिसको हम लोग गाला ब्लैडर भी बोलते हैं। पित्ताशय को क्या बोलते हैं? गाला ब्लैडर। पित्ताशय में संचित रहता है। यानी देखिए, लीवर जो है पित्त रस यानी बाइल जो सिक्रेट करेगा, उसके बाद स्टोर कहाँ होगा? गाला ब्लैडर में स्टोर होगा, और फिर ज़रूरत पड़ने पर गाला ब्लैडर से कहाँ आता है? ये छोटी आंत में आता है। और देखिए, पित्त रस जो होता है ये गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। किस टाइप का होता है? एक तो गाढ़ा होगा और हरा पीला रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। और इसका जो होता है पित्त रस का, मनुष्य में लगभग प्रतिदिन 600 ml पित्त रस स्रावित होता है। लगभग कितना होता है? 600 ml स्रावित होता है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। और बात करिएगा पित्त रस का, तो इसमें देखिए, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाएगा। और पित्त रस में पित्तवर्णक पाया जाता है, जैसे कि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन आदि भी पाए जाते हैं। और पित्त रस का बात करिएगा तो पित्त रस में 2 लवण उपस्थित होता है। एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा होता है सोडियम टारोकोलेट। यह क्या करता है? इसका काम है भोजन में उपस्थित जो वसा होता है या फैट होता है, उसको क्या करता है? छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। यह क्या करता है? छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। और इस प्रक्रिया को, तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और है, अब देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। तो ये क्या करता है? वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के अवशोषण में भी पित्त रस का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मतलब जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, इसका अवशोषण में भी किसका भूमिका होता है? पित्त रस का भूमिका होता है। अब देखिए, यदि किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पित्त रस काट दिया जाए, पित्ताशय काट दिया जाए, तो क्या होगा? उससे पित्त रस सीक्रेट नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा? वसा का अवशोषण नहीं हो पाएगा। मतलब वसा का जो पाचन होता है वो नहीं हो पाएगा। वसा का पाचन जो है समानता उस व्यक्ति में नहीं हो पाता है। अब देखिए, अब दूसरा है, ये तो हम लोग पित्त रस का बात किया, दूसरा है अब अग्नाशय रस। कौन सा रस है? अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस का बात करिएगा तो इसको पैंथेटिक जूसिक भी बोलते हैं। अग्नाशय रस जो होता है ये क्षारीय होता है। ये क्या होता है? क्षारीय होता है, जो अग्नाशयी कोशिका द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशयी कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसमें बात करिएगा पैंथेटिक जूस में, तो 98% जो होता है सिर्फ जल होता है, बाकी बात 2% में इंजाइम और लवण होता है। लवण में कौन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको याद रखिएगा। पैंथेटिक जूस जो होता है उसमें क्या होता है? 98% वाटर होता है और 2% में क्या होता है? इंजाइम और लवण। लवण में कौन सा लवण होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। यही कारण है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि के सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम होने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक रस, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। और देखिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है? अग्नाशय रस का बात करिएगा तो इसमें एमाइलेज पाया जाएगा, ट्रिप्सिन पाया जाएगा, काइमोट्रिप्सिन पाया जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज पाया जाएगा और लाइपेज पाया जाएगा। यह सब एंजाइम इसमें पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आंत्र रस। आंत्र रस के बारे में देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आंत्र रस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आंत्र रस के बारे में। तो आंत्र रस के बारे में बात करिएगा, यानी कि छोटी आंत जो रस रिलीज करता है, यानी कि सीक्रेट करता है। तो उसमें पहला जो है इरेप्सिन है। कौन है? इरेप्सिन। इरेप्सिन का क्या काम है? तो ये क्या करता है? यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। और दूसरा है माल्टोज। माल्टेज क्या करता है?
यह एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। यह क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है। और तीसरा है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, यह एंजाइम दूध, शर्करा, लैक्टोज यह सबको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किसको किसको, दूध को, शर्करा को और लैक्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। और चौथा है सुक्रोज। सुक्रोज का क्या काम है, सुक्रेज क्या करता है, यह एंजाइम सुक्रोज को क्या करता है, सुक्रोज एवं स्टार्च को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है पाँचवा में क्या करता है, पाँचवा जो रस है वो है लाइपेज। क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, तो यह एंजाइम शेष वसा को, मतलब जो वसा बच जाता है उसको फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और देखिए अधिक उम्र के व्यक्ति के शरीर में लाइपेज एंजाइम जो है समाप्त हो जाता है। क्या होता है, अधिक उम्र के जो व्यक्ति रहते हैं उसमें लाइपेज एंजाइम समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जो होता है अधिक उम्र के व्यक्तियों में दूध का पाचन अच्छा से नहीं होता है या पाचन करने में उसको कठिनाई होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है लास्ट अर्जिनेस। अर्जिनेस का क्या काम है, यह एंजाइम जो है एमिनो एसिड को यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है, एमिनो एसिड का यूरिया में। तो ये था पूरा छोटी याद के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ी याद। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।